तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्मन, एमा और रे से, जो एक गेट के पास खड़े होते हैं और एमा कहती है कि हमारा इस दीवार के बाहर जाना मना है। उस दीवार के बाहर मॉम ने कहा है कि खतरा है जिसकी वजह से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रे इसके जवाब में कहता है कि मॉम झूठ बोलती है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम बताओ तुम बाहर जाके क्या करना चाहोगे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या करना चाहोगी एमा। तो एमा कहती है कि मैं तो बाहर जाकर जिराफ की सवारी करूंगा, और इसी के बदले में रे उसे गुड लक देता है। लेकिन वही नॉर्मन खड़े होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या है इस दुनिया के बाहर, क्यों हम बाहरी दुनिया में नहीं जा सकते, क्यों हम बचपन से यही रह रहे हैं इस अनाथालय में, और आखिर हमें किससे खतरा है। अगला सीन हम देखते हैं कि सुबह हो रही होती है और एमा उठती है और सारे बच्चों को उठा रही होती है कि उठ जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या। और उसी के बाद हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जिसके अंदर अक्टूबर 12 पे एक सर्कल होता है और वहां पर एक नेम लिखा होता है कॉनी। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं इजाबेला को, जो इन सब की माँ होती है, जो इन सब बच्चों की देखभाल करती है उस अनाथालय में। और उसे एमा से बहुत ज्यादा लगाव होता है और वो एमा को कहती भी है कि तुम सबसे प्यारी हो, तुम सबका ध्यान रखती हो। और इन्हीं सब में हम एक वियर्ड चीज नोटिस करते हैं कि उन सब बच्चों के नेक पर एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि 5 डिजिट का है और सबके नंबर्स अलग अलग हैं। इसके बाद हम बच्चों को एग्जाम देते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही हाईटेक तरीके से एग्जाम दे रहे होते हैं। वो लोग एक डिजिटल स्क्रीन के ऊपर एक डिजिटल मार्कर से बड़े अजीब तरीके से उसे ड्रैग करके आंसर दे रहे होते हैं, और हर आंसर के लिए उनके पास 9 सेकेंड्स होते हैं ओनली। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉम सारे बच्चों को उनके एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स बता रही होती है और सभी बच्चे डरे होते हैं। और तभी वो बताती है कि एमा, नॉर्मन और रे ने इन सब में टॉप कर दिया है, और ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उनकी ही बातें करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब देख के एक स्टूडेंट जिसका नाम डॉन होता है वो चिढ़ जाता है और वो नॉर्मन को चैलेंज कर देता है टैग गेम के लिए। टैग गेम बेसिकली लुका छुपी और पकड़म पकड़ी का एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक इंसान सारे इंसान को ढूंढता है या फिर सारे इंसान मिलकर एक इंसान को ढूंढते हैं। तो सारे बच्चे छुपने के लिए चले जाते हैं और नॉर्मन को उन्हें ढूंढना होता है। रे वहीं पेड़ के नीचे बैठा होता है और वो अपने एक वॉच में टाइमर सेट करता है, और कुछ ही देर के अंदर नॉर्मन सारे के सारे बच्चों को टैग कर देता है सिवाय एमा के। एमा बच जाती है। वो एमा को ढूंढ रहा होता है लेकिन एमा पेड़ के ऊपर होती है और उसे देख रही होती है। तभी नॉर्मन गिर जाता है और नॉर्मन को उठाने के लिए एमा वहां पर आती है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो। लेकिन नॉर्मन उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, तुम तो मेरे जाल में फंस गई, यही तुम्हारी कमजोरी है एमा कि तुम बहुत ज्यादा भोली हो। गेम हारने के बाद एमा बहुत अफसोस कर रही होती है और वो तीनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। और तभी वो कहती है कि आखिर मैं क्यों बार बार हार जाती हूँ इससे। तभी रे उससे कहता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो नॉर्मन के पास है, और वो है एक स्ट्रेटेजी। नॉर्मन हर किसी को एक स्ट्रेटेजी बनाकर पकड़ता है। तभी नॉर्मन कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, लेकिन फिर भी हम मॉम के सामने नहीं टिक पाते। मॉम हर किसी को एक ही बार में ढूंढ लेती है। और डॉन फिर से खड़ा होता है और फिर से चिढ़ते हुए बोलता है कि एक बार फिर से खेलो और इस बार हम तुम्हें ढूंढेंगे, और ये गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जो कि उसे ढूंढते ढूंढते उस बॉर्डर के पास पहुंच गई है जो कि जंगल के बीचों बीच है। उसके आगे जाना मना है, लेकिन वहीं पर नॉर्मन भी खड़ा होता है और एमा उसे देख लेती है। और तभी वो कहती है कि हम यहाँ तक आ गए हैं। वो कहता है कि हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मॉम ने हमें मना किया है कि इसके आगे जाना मना है, यहाँ से आगे खतरा है। और तभी पीछे से रे आता है और वो कहता है कि ये सब बस झूठ है, मॉम हमसे इस बारे में झूठ कहती है। तो नॉर्मन कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो रे उसको जवाब देता है कि तुम सोचो, आखिर ये इतना छोटा सा बॉर्डर हमें किस खतरे से बचा रहा है, और क्या है इसके इस पर जो हम जा नहीं सकते। तभी नॉर्मन को ढूंढते ढूंढते बाकी सारे बच्चे भी डॉन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और तभी नॉर्मन कहता है कि हमें देरी हो जाएगी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना मॉम गुस्सा करेंगी। तभी डॉन कहता है कि हमें एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होगा, है ना। तो नॉर्मन उसका जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, बस 12 साल तक यहाँ रुकना है, इसके बाद तो हमें ऐसे निकलना ही होगा। और तभी गिल्डा उनका जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है जितने ही बच्चे यहाँ से गए हैं उनमें से एक ने भी हमें रिटर्न में लेटर नहीं लिखा है। तो नॉर्मन उसका जवाब देता है और कहता है कि हो सकता है कि उनको इतने अच्छे माँ बाप मिल गए होंगे कि वो हमें भूल ही गए होंगे, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में मगन है और हमें कभी लेटर नहीं लिखा उन्होंने। तभी डॉन कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई, हमने बचपन से साथ में वक्त गुजारा है और हम किसी परिवार से कम नहीं है। हमारे अंदर भले ही अपना खून नहीं है पर खून के रिश्ते से हम कम नहीं है, फिर भी वो हमें लेटर क्यों नहीं लिख सकते। ऐसी कौन सी जिंदगी उन्हें बाहर मिल गई है। तभी वो लोग आपस में पूछने लग जाते हैं कि बाहर जाके तुम लोग क्या करना चाहोगे। तो सब अपने अपने जवाब देते हैं कि किसी को अच्छे कपड़े पहनने हैं, किसी को अच्छा खाना खाना है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तभी एमा नॉर्मन से पूछती है कि नॉर्मन तुम क्या करना चाहोगे बाहर जाके। तो नॉर्मन कहता है कि मैं उन चीजों को देखना चाहूंगा जिनके बारे में मैंने सिर्फ पढ़ा है या उन्हें देखा नहीं है। और यही सेम सवाल जब वो रे से पूछती है तो रे जवाब में कहता है कि मैं बस यहाँ से बाहर निकलकर जिंदा रहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद वहां खड़ी कॉनी बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बाहर जाकर कितनी भी खो जाऊं लेकिन तुम लोगों को लेटर जरूर लिखूंगी, हर किसी के लिए मैं अलग अलग लेटर लिखूंगी, तुम लोग फिक्र मत करना। इसके बाद अगला सीन हम देखते हैं जब कॉनी के जाने का वक्त रहता है और हर कोई उसे अलविदा कहने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो सीन इमोशनल हो जाता है और सब लोग रोने लग जाते हैं और कॉनी भी रोने लग जाती है। लेकिन फिर भी मॉम उसे उठाकर ले जाती है, और मॉम जब उसे लेके जा रही होती है तब मॉम एक गाना गुनगुना रही होती है और कॉनी उनसे पूछती है कि मॉम आप कौन सा गाना गा रही हैं, लेकिन मॉम उसका जवाब नहीं देती।
लेकिन घर में यहाँ सफाई करते हुए एमा नोटिस करती है कि कॉनी का जो लिटिल बनी खिलौना है वो यहीं रह गया है, इसके बिना तो वो रह ही नहीं पाएगी। तभी वो सोचती है कि आखिर क्या किया जाए। तभी वहां पर रे, नॉर्मन और गिल्डा आ जाते हैं और तभी रे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम और नॉर्मन जाओ और उसे वापस कर दो। देखो लाइट जल रही है गेट की, अभी निकलो, जल्द से जल्द पहुंचो और उसे रखकर रिटर्न आ जाना कॉनी के पास। एमा नॉर्मन वहां पहुंचते हैं और तभी वो देखते हैं कि यहाँ बस एक टनल है जिसके अंदर एक गाड़ी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है दूसरा इंसान, और ना ही मॉम है ना ही कॉनी है। तो वो वहां पर आवाज लगाते हैं पर कोई भी सुनकर जवाब नहीं देता। तभी एमा कहती है कि चलो एक काम करती हूँ, इस बनी को इस ट्रक के पीछे रख देती हूँ ताकि बाद में कॉनी आए तो इसे लेकर चली जाए। तो कहता है कि ठीक है तुम ऐसा कर दो। इसके बाद जैसे ही एमा वहां पर रखने के लिए उस बनी को जाती है तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो पीछे हट जाती है, बनी नीचे गिर जाता है। और तभी ये चीज देखता है नॉर्मन भी वहां पहुंचता है और अंदर गाड़ी में देखता है और उसका भी सेम रिएक्शन होता है। दोनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने गाड़ी के अंदर देखा कॉनी की डेड बॉडी को। जी हाँ, कॉनी वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतरकर पड़ी होती है उस गाड़ी के अंदर जैसे कोई कचड़ा हो। और तभी अचानक से एक दरवाजे से आवाज आती है कि वहां पर कौन है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो दोनों ट्रक के नीचे चले जाते हैं। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कोई आ रहा है साइड से। और तभी वो लोग देखते हैं मॉन्स्टर्स को जिनके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर हैं और वो साफ साफ इंसानी भाषा में बात कर सकते हैं। वो मॉन्स्टर्स बात कर रहे होते हैं कि तुम इसे अभी नहीं खा सकते, ये सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जो सिर्फ अमीरों के लिए है। और तभी एमा सोच रहे होते हैं कि मॉम कहाँ है, मॉम को क्या हो गया, इन लोगों ने मॉम को ही मार दिया क्या। और तभी वहां पर मॉम आती है जो कि उन मॉन्स्टर्स से डील कर रही होती है बच्चों के लिए, और साथ ही उन मॉन्स्टर्स के ऑर्डर्स को भी फॉलो कर रही होती है। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो ट्रक के नीचे झांकने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एमा या नॉर्मन नहीं होते हैं। वो लोग वहां से भागकर निकल चुके होते हैं उस मैदान में, और उसके बाद वो भागते 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 रुक जाते हैं और एमा रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है वो क्या कह रहे थे, वो मॉन्स्टर्स हम लोग प्रोडक्ट हैं, हमें खा जाएंगे, हमें बेच दिया जाता है। और वो मॉम नहीं थी ना, मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, और जो बॉडी हमने देखी वो डेड बॉडी वो कॉनी की नहीं थी ना, तो बताओ ना नॉर्मन ये सब झूठ है ना। तो नॉर्मन जवाब में कहता है कि नहीं ये सब सच है, वो मॉम ही थी और वो मरी हुई बच्ची वो कॉनी ही थी। और तभी एमा घर आकर भी बोलती है कि ये सब क्या है, हम सब प्रोडक्ट हैं, सारे बच्चे यहाँ से निकलकर मारे जाते हैं और ये सब एक फार्म है, ये सब क्या हो रहा है। तभी नॉर्मन कहता है कि तुम फिक्र मत करो एमा, हमें तो सच पता चल चुका है, अब हम यहाँ से भागेंगे और हम यहाँ से ज़रूर भागेंगे, हम ये कर लेंगे, मैं तुम और रे हम तीनों मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे। तो एमा कहती है कि नहीं मैं ऐसा होते नहीं देख सकती, सारे के सारे लोग मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं एक को भी मरते हुए नहीं देख सकती, हमें हर किसी को बचाना होगा, मैं भागूंगी तो सबको लेकर ही भागूंगी। और नॉर्मन कहता है कि चलो ठीक है हम सबको लेकर ही भागेंगे। वो ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं और तभी हमें दिखाई देता है कि रे उनके कमरे के बाहर ये सारी बातें सुन रहा होता है चुपके से। और इसी के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मॉम को देखते हैं जिनके हाथ में कॉनी का वो खिलौना होता है, वो लिटिल बनी, यानी कि मॉम को खिलौना मिल चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि कोई ना कोई यहाँ आया था। और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एमा से, जो कि एक अंधेरी जगह पर होती है और वहां पर एक डिनर टेबल होता है और डिनर टेबल के ऊपर कॉनी की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर एमा डर जाती है। और तभी एमा के पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर का मुंह होता है जो उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और एमा और ज्यादा डर जाती है। और तभी एमा उठ जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये सब एमा का बस एक बुरा सपना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा सारे बच्चों को इकट्ठा कर रही होती है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन उसके चेहरे पर डर होता है और वो डरी हुई होती है बहुत ज्यादा। और तभी वहां पर वो देखती है पीछे से मॉम आ रही है और उसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा डर से भर जाता है। और तभी वहां पर नॉर्मन आ जाता है जो उसे देखकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो एमा, हंसो मुस्कुराओ, अपने चेहरे पर हंसी रखो, वरना मॉम को हम पर शक हो जाएगा, हमें ऐसे बिहेव करना होगा जैसे हमें कुछ नहीं पता, जैसे हम कल रात वहां गए ही नहीं थे। तो एमा कहती है कि वो लिटिल बनी मम्मी को मिल गया, उन्हें पता चल जाएगा। तो नॉर्मन कहता है कि फिक्र मत करो, उन्हें सिर्फ ये पता चला है कि लिटिल बनी वहां था, लेकिन उसे कौन लेकर वहां गया था ये उन्हें नहीं मालूम है। एमा कहती है कि तुम देख रहे हो मम्मी के मुंह पर जरा से भी घबराहट नहीं है, वो तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो नॉर्मन कहता है कि तुम्हें भी ऐसे ही बिहेव करना होगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी एमा कहती है कि ये डिसिप्लिन लाइफ, ये अच्छे अच्छे खाने और ये मखमली कपड़े क्या बस इन्हीं लिए है कि हमें बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और बाद में वो हमें खा ले। तभी नॉर्मन कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि उस राक्षस ने क्या कहा था, उसने कहा था कि तुम आजकल नॉर्मल क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही हो, यानी कि 1 से 6 साल के बच्चे नॉर्मल क्वालिटी है और 6 से 12 साल के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें जरूर कहीं ना कहीं हमारी उम्र से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ इसमें हमारे स्कोर का भी लेना देना है, क्योंकि जिन बच्चों की उम्र 6 साल थी उनका स्कोर बहुत ही कम था और उन्हें तभी भेज दिया गया 6 साल से पहले ही, लेकिन जिन बच्चों का स्कोर ज्यादा था उन्हें 12 साल से पहले भेजा गया। और साथ ही हमें ये बात समझ आती है कि कोई कितना भी स्कोर कर ले लेकिन उसे 12 साल से पहले जाना ही होगा।
तभी एमा कहती है कि आखिर हमारे स्कोर से हमारा क्या लेना देना है, वो हमारे स्कोर से क्या अंदाजा लगाना चाहते हैं। हम सबके सवालात तो एक ही जैसे होते हैं और हम जवाब भी सेम देते हैं, तो फिर स्कोर से वो क्या देखेंगे? क्या वो हमारी उम्र को जांच रहे हैं? इससे तो फिर हमारा वजन बढ़ रहा होगा, तो फिर वो क्या देखना चाहते हैं? तभी नॉर्मन कहता है कि जरूर वो हमारा दिमाग देखना चाहते हैं, जिसका ज्यादा स्कोर उसका दिमाग उतना बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें हमारे दिमाग की जरूरत है, जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना टेस्टी दिमाग होगा। और तभी नॉर्मन बताता है कि पिछले बच्चे जितने भी गए हैं उन सारे बच्चों के बीच में सिर्फ 2 महीनों का ही गैप था। इसका मतलब कि कौनी अगर कल यहाँ से गई है तो अगला बच्चा 2 महीने बाद ही जाएगा और हमें उससे पहले ही कुछ ना कुछ करना होगा, हमें प्लान बनाना होगा यहाँ से भागने के लिए। और तभी अगला सीन हम देखते हैं कि एमा और नॉर्मन उस जंगल के बीच में आ गए और वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं। तभी नॉर्मन बताता है कि हमारा जो ये घर है चारों तरफ से घेरा हुआ है, या तो हम जंगल के रास्ते से भाग सकते हैं या फिर हम सामने गेट के रास्ते से भाग सकते हैं। तो एमा इसका जवाब देते हुए कहती है कि हमें जंगल के रास्ते से भागना होगा, क्योंकि सामने के रास्ते से हर बच्चा तेजी से भाग नहीं पाएगा, और साथ ही अगर वहां कोई गार्ड हुआ या कोई राक्षस तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें जंगल का रास्ता चुनना होगा। और साथ ही हमें दिन में भागना होगा, क्योंकि रात में आधे से ज्यादा बच्चे सो रहे होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम जंगल के रास्ते से भागेंगे। और तभी वो जंगल के अंदर आगे जाने लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर अंत में क्या है। और तभी उन्हें दिखती है एक बहुत बड़ी दीवार। वो दीवार इतनी ऊंची होती है कि एमा पेड़ पर चढ़ के भी देखती है तो उसे सही से कुछ दिखाई नहीं देता, और वो कहती है कि ये दीवार ऊपर से काफी ज्यादा चौड़ी है। और तभी नॉर्मन उस दीवार को छू कर उस पर कान लगाता है और उसको सुनने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बाहर कोई भी हलचल नहीं है। और वो कहता है कि इसके पीछे कोई भी गार्ड नहीं है। और वो लोग प्लान करते हैं कि वो इसके ऊपर रस्सी से चढ़ेंगे, लेकिन तभी बेल बज जाती है और वो लोग वापस आ जाते हैं। मॉम, बच्चे, नॉर्मन, एमा सब एक ही जगह पे खड़े होते हैं। और तभी वहाँ पर मार्क नाम का एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आ रहा होता है। और तभी मॉम पूछती है कि अरे बेटा क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि लाइला कहीं खो गई है, हम दोनों एक साथ खेल रहे थे लेकिन लाइला कहीं तो गायब हो गई और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं उससे ढूंढ लूंगी। तभी मॉम अपने जेब से एक कंपास निकालती है और उसमें कुछ देखती है, और तभी मुस्कुराकर उस बच्चे से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गई और अभी लाइला को लेकर आई। और ये सारी चीजें नॉर्मन अच्छे से नोट कर रहा होता है। मॉम लाइला को ढूंढने जाती है और कुछ ही देर के बाद उस बच्चे को लेकर वापस आ जाती है। और तभी नॉर्मन कहता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉम जानती थी कि लाइला कहाँ पर है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो इतनी जल्दी सबको ढूंढ लेती है? तभी एमा कहती है कि हाँ, तुमने सोचा है कभी कि आखिर मॉम हमें खेलते हुए भी टैग गेम में सबसे जल्दी कैसे ढूंढ लेती है और उन्हें कैसे पता होता है कि हर बच्चा कहाँ पर है? तभी नॉर्मन कहता है कि वो कोई पॉकेट वॉच या कंपास नहीं है, वो बल्कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे वो हमें ट्रैक करती है। और साथ ही नॉर्मन ही कहता है कि कहीं तो हमारे शरीर पर ट्रैकर लगा हुआ है जिसकी मदद से वो हमें ट्रैक कर लेती है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मॉम ये सारी चीजें जानबूझ के कर रही है क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि हम उनके सामने ही है, हम भाग नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं कि रे सारी की सारी चीजें खिड़की से ये देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन और एमा बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग रस्सी चोरी कर आगे का काम करेंगे और आगे प्लान बनाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर डॉन आता है और नॉर्मन को बुला लेता है किसी काम के लिए। नॉर्मन उसके साथ जा रहा होता है और कहता है एमा से कि तुम डरना मत, बस यहीं पे खड़े रहना, मैं बस यूं गया और यूं आया। लेकिन नॉर्मन जब तक वापस आता है वो देखता है कि एमा के सामने मॉम है और मॉम उससे सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ मेरी बच्ची, आखिर तुम आजकल बड़ी ही उदास रहती हो और तुम्हारे अंदर वो चहल पहल भी नहीं है, कोई बात है क्या? एमा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो डर के मारे सच बोलने ही वाली होती है। लेकिन तभी एमा के मुंह से निकलता है कि अरे कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस यूं ही, आजकल क्या है ना, मेरा मन थोड़ा लग नहीं रहा क्योंकि क्या है ना, मैं हाउस से निकलने वाली हूँ कुछ ही दिनों के बाद, इसीलिए मेरा मन थोड़ा उदास रहता है। आप फिक्र मत कीजिए मामा, ये तो बस थोड़े दिनों की बात है, मैं वापस पहले ऐसी हो जाऊंगी। और वो ये सारी बातें मुस्कुरा कर चहल पहल में बोल रही होती है और इसीलिए मॉम को डाउट ज्यादा नहीं हो रहा होता। और ये सारी चीजें देखकर नॉर्मन चैन की सांस लेता है। और इससे पहले की बात और बिगड़ती, नॉर्मन वहां पर आता है और बेल बजा देता है और सभी बच्चे डिनर के लिए बाहर आ जाते हैं। वो दोनों जैसे डिनर के लिए सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तभी मामा पूछ लेते हैं कि क्या तुम दोनों में से कोई गेट पर गया था उस रात? तभी नॉर्मन कहता है कि अरे नहीं मामा, हम वहां क्यों जाएंगे, वहां जाना तो रूल्स के खिलाफ है ना। तो एमा कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम तो नहीं गए थे। सीढ़ी से उतरते ही दोनों की हालत खराब रहती है कि ये अभी क्या हुआ, मम्मा ने हमसे डायरेक्ट पूछ लिया और दोनों के दोनों डरे होते हैं। एमा कहती है कि ये सब क्या है, हमें कब तक ये सब देखना पड़ेगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी नॉर्मन कहता है कि कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इन सबसे निपट लेंगे, हम अकेले नहीं है, हम दोनों साथ हैं और हम मिलकर यहाँ से भागेंगे, सबको लेकर भागेंगे। और वो दोनों ही बात करके आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां नॉर्मन पीछे से सारी बातें सुन रहा होता है और वो आगे आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी दीवार के पास नॉर्मन और एमा चोरी की रस्सी को पेड़ के अंदर रख रहे होते हैं और तभी डिसाइड करते हैं कि हमें रे को इस प्लान में शामिल करना होगा क्योंकि हमें उसकी जरूरत भी है और वैसे भी हम उसे पीछे तो छोड़ने वाले हैं नहीं ना, इसीलिए हमें उसे शामिल करना होगा प्लान के अंदर। वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से रे आ जाता है और ये देखकर दोनों के दोनों डर जाते हैं। तभी रे कहता है कि क्या बात है, उस रात से तुम दोनों का बिहेवियर एकदम बदला हुआ है और तुम दोनों एकदम अलग ही पगलाए हुए हो। आखिर कुछ हुआ था क्या उस रात में, मुझे सच सच बताओ। तुम दोनों उस रात कॉनी के लिए लेटर बनी लेके गए थे लेकिन उस रात से तुम्हारा बर्ताव एकदम ही बदल गया है, तो सच बताओ कि क्या हुआ था आखिर। और यहाँ हम देखते हैं कि मॉम बच्चों को खिला रही होती है और तभी वो नोटिस कर लेती है कि रे अपनी जगह पर नहीं है जबकि वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठा होता है।
यहाँ दूसरी तरफ वो लोग रे को बातें बताते हैं और तभी रे विश्वास कर लेता है। तो एमा कहती है कि क्या तुमने एक बार में इस बात पे विश्वास कर लिया, आखिर कैसे? तो वो कहता है कि नॉर्मन कुछ भी मजाक कर सकता है लेकिन ऐसी बातों पर वो मजाक नहीं करेगा और इसीलिए मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ। तो रे कहता है कि ठीक है, हम यहाँ से भागेंगे लेकिन हम सारे बच्चों को लेकर नहीं भागने वाले। तो एमा कहती है कि नहीं, हम सारे बच्चों को लेकर भागेंगे और हम अकेले नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम बात को समझने की कोशिश करो एमा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 38 बच्चे, और इनमें से कुछ बच्चे तो 6 साल से छोटे हैं जो ठीक से भाग भी नहीं सकते और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम चला भी नहीं सकते ठीक से। और दूसरी बात कि इस दुनिया के बाहर मॉन्स्टर है, यानी कि हम अगर बाहर निकलते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम सेफ हैंडेड होंगे या फिर हम किसी मॉन्स्टर के पेट का खाना बनने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए हम हर किसी को लेकर नहीं भाग सकते। बाहर और ज्यादा खतरा हो सकता है, इंसानों के लिए रहने के लिए कैसी जगह है भी या नहीं ये हम नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। लेकिन एमा कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मैं सबको लेकर ही भागूंगी। तभी एमा वहां से आगे चली जाती है दीवार के पास और यहाँ पर रे और नॉर्मन बहस कर रहे होते हैं और तभी रे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं हो, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेना है, तुम समझो बात को, हम सब निकलेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ खुद को देखना चाहिए, सबको लेकर भागना नहीं चाहिए। तभी नॉर्मन कहता है कि तुम्हें पता है कल रात में एमा रो रही थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उसे मौत का डर है, मौत का डर तो मुझे है। असल में वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो सबको लेकर भागना चाहती है, वो किसी भी परिवार के हिस्से को खोना नहीं चाहती। हम सब उसके लिए परिवार है, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। तभी रे कहता है कि तुम तो ऐसी बातें मत करो, आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि पानी के ऊपर मिट्टी की नाव नहीं तैरती है और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। तभी नॉर्मन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तैराऊंगा पानी के ऊपर मिट्टी की नाव, आखिर मटका भी तो मिट्टी से ही बना होता है और वो तो पानी पे तैरता है ना। तभी नॉर्मल उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसको भगाने के लिए और सबको भगाने के लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा ताकि वो खुशी खुशी रह सके। तभी रे कहता है कि तुम सच में पागल हो। इसके बाद अगला सीन हम देखते हैं कि वो तीनों घर आते हैं, लेकिन वहां पर मॉम ने उनके लिए एक और सरप्राइज रखा होता है जो कि होती है एक और न्यू सिस्टर क्रोने। और ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब एक नहीं दो दुश्मन एक ही घर के अंदर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन, एमा और रे लाइब्रेरी में आ जाते हैं और वहां पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं आगे का प्लान। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले ट्रैकर निकालना होगा वरना मॉम को पता चल जाएगा कि आखिर हम भागने कहां से वाले हैं। वो सोच ही रहे होते कि आखिर ट्रैकिंग डिवाइस है कैसा और हमारे शरीर के किस हिस्से पे लगा हुआ। तभी नॉर्मन कहता है कि एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही छोटा हो और साथ ही चार्जिंग लेस हो, क्योंकि उसे बार बार अगर हम चार्ज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर के हिस्से पर कुछ लगा हुआ है। एक ऐसा डिवाइस जिसे एक बार चार्ज करने पर वो 10 सालों तक चले और वो बहुत ही छोटा हो। तभी नॉर्मन कहता है कि एक ऐसा बच्चा जो सबसे छोटा हो और सबसे नया हो इस घर के अंदर, जिसके शरीर पर हमें निशान देखने के लिए मिल सकता है। तभी एमा कहती है कि हाँ, मैं देखती हूँ कि किस बच्चे के ऊपर निशान है जो सबसे छोटा है। यहाँ हम एक सीन देखते हैं जहाँ मॉम और सिस्टर बात कर रही होती है और सिस्टर कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे दोबारा बुला लिया। तो मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने बस वहाँ पर एक अर्जी दी थी एक सिस्टर के लिए और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। तो मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो और मेरे इशारों पर मेरा काम करो। सिस्टर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, पर तुमने आखिर मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है, मेरा काम क्या है? तो मॉम कहती है कि बच्चों को राज पता चल चुका है। ये सुनते ही सिस्टर बौखला जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, चल जल्दी से हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं और सबको बता देते हैं। लेकिन मॉम कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप रहो, मुझे पता है कि किन बच्चों को पता चला है, हमें हमारा टारगेट अच्छे से मालूम है, इसलिए तुम्हें कोई भी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ तुम बस वैसा करते जाओ। वो दोनों बच्चे यहाँ के सबसे बड़े बच्चे हैं और मेरे फार्म के बच्चे बहुत ज्यादा खास है, इसलिए बस तुम्हें इतना ध्यान देना है कि वो लोग यहाँ से भागे ना। सिस्टर क्रोने इस बात से एग्री करती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अब देखते हैं कि सिस्टर अपने रूम में एक भद्दी सी डॉल को देखकर उससे बातें कर रही होती है और कहती है कि वाह क्या बात है, मुझे तो इजाबेला का राज पता चल गया, अगर मैंने इसमें इसकी हेल्प की तो शायद मुझे भी आगे जाकर मॉम बनने का मौका मिलेगा। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दूंगी और इजाबेला का सच सबको बता दूंगी, जिससे कि इजाबेला को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और मैं यहाँ की नई मॉम बन जाऊंगी। सिस्टर यहाँ अपना ही प्लान बना लेते हैं कि मैं बच्चों को ढूंढूंगी और पता करूंगी कि इसे राज पता है और इसके बाद मैं रिपोर्ट कर दूंगी, इसके बाद इजाबेला का खेल खत्म हो जाएगा। अगला सीन हम देखते हैं एमा का, जहाँ पर वो एक छोटे से बच्चे के ऊपर निशान चेक कर रही होती है उसी डिवाइस का। लेकिन वहाँ पर गिल्डा भी खड़ी होती है और गिल्डा उससे पूछ रही होती है उस दिन के बारे में कि आखिर तुम लोग कॉनी का जब खिलौना वापस करने गए थे तो क्या हुआ। लेकिन वो ढूंढने में इतना मगन होती है एमा कि उसकी बात को सुनती ही नहीं और इग्नोर कर देती है और तभी उसे वो निशान मिलता है उस बच्चे के कान पर। निशान को देखकर गिल्डा कहती है कि ये कैसा निशान है। तभी एमा कहती है कि ये निशान तो हमारे ब्लड सैंपल का है, उन्होंने कहा था कि हमारे ब्लड सैंपल लिए गए थे इसलिए ये निशान है, लेकिन ये निशान इतना छोटा है कि हमने आज तक इसे नोटिस ही नहीं किया। तभी गिल्डा कहती है क्या क्या ऐसा निशान मेरे कानों पर भी है? तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे कानों पर भी है, पर वो इतना छोटा है कि पता ही नहीं चल रहा। तभी गिल्डा कहती है कि आखिर किस चीज का निशान है और ये इतना छोटा है, इसका क्या मतलब है? तभी एमा उसकी बात को पलट देती है और कहती है कि अरे कुछ नहीं, ये तो बस एक जख्म है और कुछ भी नहीं। अगला सीन हम देखते हैं कि मॉम अपने सीक्रेट रूम के अंदर हेडक्वार्टर में कांटेक्ट कर रही होती है और वहां पर सामने एक लेडीज बात कर रही होती है जो कि होती है ग्रैंड माँ। और ये सुनते ही इजाबेला की हालत खराब हो जाती है, जैसे ग्रैंड माँ कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि इजाबेला तुम्हें पता है ना कि सारे फार्म ने इस साल बहुत ही घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए और तुम्हारा ही फार्म बचा हुआ है जो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकता है। वो तीनों बच्चे तैयार तो है ना? तो इजाबेला कहती है कि हाँ फिक्र मत कीजिए, वो तीनों बच्चे बिल्कुल तैयार है। अगला सीन हम देखते हैं जंगल का, जहाँ पर नॉर्मन एमा रहे होते हैं और एमा बताती है कि हमारे कान के पीछे ही वो डिवाइस है और तभी सबके सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने आज तक इसे नोटिस कैसे नहीं किया।
तभी नॉर्मन कहता है कि अब हमें डिवाइस का लोकेशन और साइज पता है, चलो जल्दी से इसे तोड़ देते हैं। लेकिन तभी रे कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या पता ये डिवाइस कहीं पर अलार्म से कनेक्टेड हो, अगर हमने इसे तोड़ा और कहीं पर अलार्म बज गया तो, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस डिवाइस से क्या होता है, हम मॉम के जाल में फंस सकते हैं। तभी रे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं एक ऐसा डिवाइस बना लूंगा जिससे हम इसे डिफ्यूज कर देंगे। और तभी वो कहते हैं क्या तुम श्योर हो? तो वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसे बना ही लूंगा। इसके बाद वो लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे भागा कैसे जाए। तभी रे कहता है कि हम यहाँ से अकेले भागेंगे क्योंकि सबको लेकर भागना पॉसिबल नहीं है, ये एक बेवकूफी भरा प्लान है जिससे हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, हमें सोच समझ कर ही लोगों को चुनना होगा जिसके साथ हम भागेंगे। तभी एमा कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सबको लेकर ही भागेंगे, मैंने एक प्लान सोच लिया है, तुम फिक्र मत करो, हम सब लोगों को टैग गेम के थ्रू भगाएंगे। टैग गेम के अंदर हम सब लोगों को दौड़ने की प्रैक्टिस करवाएंगे और धीरे धीरे हर कोई तेज दौड़ना सीख जाएगा। और ऐसा करने से मॉम को भी डाउट नहीं होगा, सबको लगेगा कि हम खेल रहे हैं लेकिन सबकी हम ट्रेनिंग करवा रहे होंगे और इससे कोई भी डाउट नहीं करेगा हम पर, सारा काम हमारा आसानी से हो जाएगा। वो लोग खेल खेलना शुरू कर देते हैं जहाँ पर नॉर्मन उन्हें तेज दौड़ना सिखाता है और एमा और रे उन्हें दिमागी हालत को मजबूत करना सिखाते हैं, जैसे प्लानिंग कैसे बनाई जाती है। रे उन्हें सिखा रहा होता है कि कैसे हम अपने असली पैरों का निशान मिटाकर एक नकली पैरों का निशान बना सकते हैं जिससे कि दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह भागे हैं। साथ ही वो बताता है कि हम हवा का दबाव चेक करके भागना चाहिए, अगर हम हवा के दबाव के उल्टी तरफ भागेंगे तो हमारी रफ्तार और धीमी हो जाएगी। बच्चे खेल कर वापस आते हैं और पेड़ के पास बैठे होते हैं। तभी सिस्टर कहती है कि वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार गेम है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलती हूँ, मैं तुम लोगों को पकड़ूंगी सिर्फ 20 मिनट के अंदर। वो लोग खेल खेलना शुरू कर देते हैं। सिस्टर देखना चाहती थी कि वो बच्चे कितने ज्यादा समझदार और कितने ज्यादा तेज हैं, इसीलिए वो उनके साथ गेम खेलती है। सिस्टर बहुत तेज होती है, वो सारे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेती है बहुत जल्द से जल्द। सिस्टर 2 बच्चों को जंगल में पकड़ने जा रही होती है लेकिन एमा उन दोनों को लेकर भाग जाती है। एमा आगे भागती है और सिस्टर उसके पीछे पीछे। एमा ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उन्हीं के एक पीछे पत्थर के छुप जाती है एमा। एमा पत्थर के पीछे से सिस्टर की बातें सुन रही होती है और सिस्टर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बच्चों को लेकर यहीं कहीं छुपी हुई हो, यही तुम्हारी कमजोरी है कि तुम बहुत भोली हो, तुम अपने सिवा दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। तभी वो रैंडमली ये बात कहती है कि क्या तुम उस रात गेट पर गई थी एमा? अगर तुम गई थी और तुमने वहां कुछ भी देखा था तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। लेकिन इतने में वो एमा को ढूंढ लेती है। उसके बाद नॉर्मन और रे बचे होते हैं और सिस्टर के पास टाइम होता है 8 मिनट 40 सेकंड। वो नॉर्मन के पीछे पकड़ने उसे जाती है लेकिन नॉर्मन उसे एक पहाड़ी इलाके में ले जाता है और वहां पर सिस्टर उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है। और तभी रे पीछे से आकर कहता है कि टाइम खत्म हो गया। गेम खत्म करके वो लोग पेड़ के पास आ जाते हैं और तभी सिस्टर समझ जाती है कि नॉर्मन, एमा और रे इन्हीं तीनों में से कोई वो बच्चे हैं जिनको राज पता चल चुका है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ना तो सिस्टर और ना ही मॉम, दोनों में से कोई भी उन पर अब उतना ज्यादा नजर नहीं रखता, सब उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तभी रे कहता है कि हमारे पीछे कोई जासूस है, इसका मतलब बच्चों में से कोई एक ऐसा है जो मॉम का खबरी है। और तभी अचानक से एमा को हर बच्चे पे डाउट होने लग जाता है कि कौन है वो जो गद्दारी कर रहा है, कौन है जो मॉम का जासूस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन एक रस्सी को छुपा रहा होता है किसी के बेड के नीचे। अगले सीन में हम मॉम और सिस्टर को देखते हैं एक रूम में डिस्कस करते हुए और मॉम उससे कह रही होती है कि क्या बात है, तुम मेरे बच्चों के साथ काफी घुल मिल रही हो, तुम्हें घर अच्छा तो लग रहा है ना, तुम तो टैग गेम भी उनके साथ खेल रही हो, लेकिन ध्यान रखना तुम बस मेरी बनाई हुई एक कठपुतली हो, उनके साथ ज्यादा घुल मिल करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यह पता करने की जरूरत है कि कौन है वो बच्चा जिसे राज पता है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम बस इस बात का जश्न मनाओ कि तुम्हें मेरी कमजोरी पता है। मॉम उससे कहती है कि तुम मेरा साथ दो, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मॉम बना दूंगी, लेकिन अगर कुछ भी गलती हुई तो ध्यान रखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद सिस्टर अपने रूम में आ जाती है और गुस्से से एकदम चिल्लाने लगती है और मार मार के अपने उस गुड्डे का बुरा हाल कर देती है और वो कहती है कि इस गुड्डे जैसा हाल ही मैं इसाबेला का कर दूंगी और इस घर की मॉम तो मैं बनकर ही रहूंगी। अगला सीन हम देखते हैं कि नॉर्मन, एमा और रे कपड़े सुखा रहे होते हैं और तभी नॉर्मन और रे एमा को सजेस्ट करते हैं कि चलो हम टीम बनाकर खेलते हैं, टीम बनाकर खेलने से सबको अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और लोग जल्दी सीखेंगे। तभी नॉर्मन कहता है कि चलो हम गिल्डा और डॉन को बता देते हैं इन सारी चीजों के बारे में, वो हमारा साथ जरूर देंगे। तभी रे कहता है कि अगर वो मॉम के जासूस निकले तो नॉर्मन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करते वक्त पहचान लूंगा, वो जासूस है या नहीं ये मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने तैयारी कर रखी है। उसके बाद वो लोग टीम बनाकर टैग गेम खेलना शुरू कर देते हैं जिसमें 10 मिनट की ही लिमिट होती है ताकि बच्चे जल्दी दौड़ना सीख जाएं। खेल के दौरान ही वो लोग हाथों के इशारे से ही कैसे एक्शन लेना है इस बारे में भी लोगों को सिखा रहे होते हैं, जैसे कि 2 उंगली का मतलब है लेफ्ट घुम जाना और अगर हाथ पीछे दिखाया है तो सब वहीं पे रुक कर बैठ जाओ। इस तरीके के इशारे से हर कोई ट्रेन हो रहा होता है। खेल के बाद सभी ब्रेक लेते हैं और नॉर्मन, एमा और रे साइड में खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। तभी रे एक बच्चे को देखकर कहता है जिसका नाम फिल होता है कि आखिर इसका स्कोर क्या था। तभी एमा कहती है कि इसका स्कोर 203 था। तभी नॉर्मन कहता है कि ये काफी ज्यादा है और वो सिस्टर के खिलाफ भी काफी देर तक खड़ा रहा था। इस छोटी सी बात के बाद वो तीनों के तीनों उस छोटे बच्चे के ऊपर शक करने लग जाते हैं। तभी नॉर्मन रे से पूछता है कि आखिर तुम्हें उस डिवाइस को बनाने में और कितना दिन लगेगा। तो वो कहता है कि बस 10 दिन और। तो वो कहता है कि ठीक है फिर तय रहा, आज से 10 दिन बाद 8 नवंबर को ही हम प्लान को अंजाम देंगे। तभी रे कहता है कि रुको, ये तुम
तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो हमारे पास काफी वक्त है, हर बच्चे के बीच में 2 महीने का गैप तुमने ही कहा था और हमारे पास तो अभी भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो फिर हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। तो नॉर्मन कहता है कि यही तो मॉम चाहती है कि हम आराम से प्लान बनाएं और तब तक मॉम हमें पकड़ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही हम भाग जाएंगे, मॉम को पता भी नहीं चलेगा और हम यहाँ से निकल चुके होंगे। मॉम सोचेंगे कि हम प्लान ही बना रहे हैं पर हम यहाँ से भाग चुके होंगे। वो दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं और तभी एमा कहती है कि चलो ठीक है, आज रात में ही हम डॉन और गिल्डा को ये सारी बातें बता देते हैं। अगला सीन हम देखते हैं लाइब्रेरी में पांचों के पांचों इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर डॉन और गिल्डा को सारी बातें बताई जाती है, लेकिन डॉन इस बात को सुनकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तभी रे कहता है कि नहीं, ये सच बात है, वो सही कह रहे हैं। इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और डॉन जैसे ही इस बात को काटने वाला होता है तभी गिल्डा कहती है वो लोग सच कह रहे हैं। उस रात जब वो लोग कॉनी का खिलौना वापस करने गए थे, वहां से वापस आने के बाद दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया और दोनों का चेहरा एकदम सीरियस हो गया था, जबकि एमा हमेशा हंसती खेलती रहती है और अगर इन लोगों ने गलती की भी होती तो ये वापस आकर माफी मांग लेते, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी और उस दिन से दोनों का बर्ताव एकदम ही बदल गया। और ये बात बोलते ही गिल्डा रोने लग जाती है, लेकिन उन्हें नॉर्मन सारी बातें सच नहीं बताता। वो बस कहता है कि मॉम उन्हें बच्चों को बेच देती है, जबकि ये बात सच नहीं होती, बच्चों को खिला दिया जाता है, ये बात सच होती है। वो इस बात को नहीं बताते हैं उन लोगों को। सही तरीके से यकीन दिलाने के लिए नॉर्मन उन लोगों को एक रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जिनके अंदर सारे बच्चों के स्कोर्स होते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जिन बच्चों के स्कोर 6 साल से कम के थे और उनके स्कोर बहुत ही कम थे, उन लोगों को पहले ही भेज दिया गया और जिनके स्कोर ज्यादा थे वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हमारे स्कोर की वजह से ही हमें यहाँ से निकाला जाता है और बाकी रखा जाता है। और ये देखने के बाद डॉन और गिल्डा उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो रूम से बाहर आते हैं और एमा आगे चली जाती है और तभी नॉर्मन और रे आपस में बात कर रहे होते हैं और रे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन्हें झूठ क्यों कहा, तुमने उन्हें पूरा सच क्यों नहीं बताया। झूठी उम्मीद देना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसी उम्मीद बन दो जिसकी कोई नींव ही नहीं। क्या तुम्हें उन्हें बाद में सच बताने की जरूरत पड़ेगी तो क्या तुम उन्हें सच बता पाओगे, क्या तुम इतने मजबूत हो कि तुम उन्हें सच बोल पाओगे। तो नॉर्मन कहता है कि अगर मजबूरी हुई तो मैं जरूर बताऊंगा। इसके बाद नॉर्मन बताता है कि अभी भी हमें उन पर शक है, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए एक जाल बिछाया है। तभी रे पूछता है कि कैसा जाल। तो नॉर्मन का प्लान कुछ इस तरीके से होता है कि वो डॉन को कहता है कि रस्सी मेरे बेड के नीचे है और गिल्डा को कहता है कि रस्सी बाथरूम की सीलिंग के ऊपर है। दोनों को अलग अलग लोकेशन दी गई है, जिसकी लोकेशन से रस्सी गायब हो जाएगी वही मॉम का जासूस होगा। अगर मेरे बेड के नीचे की रस्सी गायब हुई इसका मतलब डॉन होगा जासूस, और अगर दूसरी जगह की गायब होगी तो इसका मतलब गिल्डा होगी जासूस। तो रे कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी जासूस ना हुआ तो हमारे लिए रस्सी का मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकता है। तो नॉर्मन कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने इसके लिए भी सोचा हुआ है कुछ न कुछ। रात में सभी बच्चे सो जाते हैं, लेकिन गिल्डा अपने बेड से उठकर रूम से बाहर जाती है और ये सारी चीजें एमा देख रही होती है क्योंकि एमा नींद से नहीं सोई होती। एक और सीन हम देखते हैं मॉम के रूम का, जहां पर मॉम की गेट के नीचे से किसी ने एक लेटर पास किया है। उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि रस्सी नॉर्मन के बेड के नीचे है। इससे हमें ये पता चलता है कि गद्दार कौन है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि गिल्डा गई है सिस्टर से मिलने उसके रूम में और साथ ही एमा सारी बातें घर के पीछे से सुन रही होती है। सिस्टर कहती है कि वाह क्या बात है गिल्डा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और ये सुनकर एमा घबरा जाती है। एमा सुनना चाहती है कि आखिर गिल्डा क्या कहना चाहती है सिस्टर से, लेकिन तभी गिल्डा कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की और आप आजकल हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनकर एमा मुस्कुराने लग जाती है, जिसे पता चल जाता है कि गिल्डा जासूस नहीं है। लेकिन तभी सिस्टर कहती है कि इसका मतलब गिल्डा तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हें एमा ने सारी बातें सच बता दी है ना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे लिए। तभी गिल्डा कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही। असल में मेरा और एमा का झगड़ा हो गया था इसलिए हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमारी सुलह हो गई है इसलिए अब मैं बात कर रही हूँ। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, कोई बात नहीं, जाने दो। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन और एमा को, जहाँ पर नॉर्मन कह रहा होता है एमा से कि एमा एक बात बताओ, अगर हमें पता चल गया कि जासूस कौन है लेकिन मॉम ने उसकी जान के बदले उससे जासूसी करवाई तो क्या तब भी तुम उस आदमी को हमारे साथ लेकर जाना चाहोगी बाहर दुनिया के? तो एमा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे लेकर जाना चाहूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने जासूसी किस डील पर की या क्या कर रहा है वो, मुझे फर्क इस बात से नहीं पड़ता, वो हमारे परिवार का हिस्सा है इसलिए मैं उसे भी बचाऊंगी। एमा कहती है कि अगर हम यहाँ से भाग गए और वो बच गया या बच गई तो इसका मतलब हमारे जाने के बाद उसकी जान का भी खतरा होगा और वो भी मारा जाएगा या मारी जाएगी, इसलिए हम उसे लेकर भागेंगे। ये बात सुनकर नॉर्मन हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि यार ये कितनी अच्छी है जो सबके बारे में इतना भला सोचती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन और रे मिलकर बाथरूम की सीलिंग के ऊपर से एक पोटली निकालते हैं जिसके अंदर रस्सी होती है और उसी के बाद वो लोग बेड के नीचे से एक पोटली निकालते हैं जिसके अंदर रस्सी नहीं होती है। तो नॉर्मन कहता है कि इसके अंदर रस्सी नहीं है, तो ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब डॉन ही गद्दार है, डॉन ही है मॉम का जासूस। लेकिन इसी की बात को सुनकर नॉर्मन कहता है कि नहीं, डॉन नहीं, तुम हो मॉम के जासूस। मैं जानता हूँ कि मॉम के इकलौते जासूस और हमारे गद्दार तुम हो रे। तो ये कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो नॉर्मन कहता है कि तुम ऐसा चौंको मत, मैंने जाल 2 लोगों के लिए नहीं 3 लोगों के लिए बिछाया था और तुम मेरे जाल में फंस गए। और इस बात को सुनकर रे हंसने लग जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता चल गया, पर ये हुआ कैसे? और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो ये रहा हमारा द प्रॉमिस नेवरलैंड का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखना है और जानना है कि आगे क्या हुआ, कैसे आखिर नॉर्मल के प्लान में रे फंस गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको जरा सा भी एंटरटेनिंग लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी ही वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।